बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज है और आपको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की एक तारीख है, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, लीडरशिप के हवाले से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के पहले लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और वो इतने अजीम लीडर थे कि उनके नाम का यह हिस्सा बन गया कि कायद आज़म सबसे बड़ा लीडर। ये मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानी हिसाब से बात कर रहा हूँ। वैसे तो दुनिया में हमारे लिए सबसे बड़े लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनका कोई सानी नहीं। तो हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, इसलिए उनके नाम का हिस्सा कायद आज़म है। सबसे बड़े लीडर पाकिस्तान के बाबाए कौम भी उनको खिताब मिला है और हम दिल से समझते हैं कि वो बाबाए कौम है। और इतने पढ़े लिखे ज़हीन हाजिर जवाब थे कि गोरे और गैर मुस्लिम हिंदू भी उनकी तारीफ करते होते थे। इवन के शुरू में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जब कांग्रेस छोड़ी तो मुस्लिम लीग ज्वाइन की, 1913 था शायद, तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जो अंग्रेज़ों के सामने बात कर सके, तो जिसकी इंग्लिश या जिसमें इतनी ज़्यादा फेम फरास्त हो। तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को रेकमेंड करते होते थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जाते भी होते थे इनकी तरफ से बोलने के लिए। उसकी वजह ये थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पता था कि हम लोग अंग्रेज़ों से मिल की आज़ादी ले सकते हैं, अकेले अकेले हम नहीं ले सकते। लेकिन वो बात की बातें कि कांग्रेस ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ भी धोखा किया, जिसका उनको अच्छे से अंदाज़ा भी हो गया था। उसके बाद वो उनकी किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। तो ये सारी तमीद बांधने का मतलब ये है कि आपकी तालीम, आपकी तरबियत, फिर उससे भी बढ़कर अगर आप तो सियासत में और आप लीडर हैं तो आपको बोलने का फ़न आना चाहिए। ये बोलने का फ़न जो है ये सियासत में बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आप अगर लीडर हैं तो बोले बिना आप लीडर बन नहीं सकते। लीडर बनने के लिए आपको नॉन स्टॉप कंटिन्यू बोलना पड़ेगा, जहाँ भी आपको खड़ा कर दें आपको बोलना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं बोलेंगे आप लीडर नहीं कहलाएंगे। और ये तो सिर्फ बात हो गई बोलने तक। फिर अच्छा लीडर वो होता है जो दो टोक अल्फाज में अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देता है और दूसरे को समझा देता है। फिर इससे भी बढ़कर एक और लीडर वो होता है जिसकी हाजिर जवाबी और फेम फरास्त सबसे आला होती है। वो लीडर ऐसा होता है वो कभी खुद भी मार नहीं खाता और ना ही कभी अपनी कौम को मार खाने देता है। और इन सब से बढ़कर एक लीडर वो होता है जिसमें गैरत होती है। तो गैरतमंद लीडर इस कौम को बहुत कम मिले। तो इसके बाद अब आते हैं मौजूदा हालात में। हमारे इस बीच में एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जो तकरीर करने का फ़न जानते थे। उसके बाद तकरीबन ऐसा कोई भी नहीं था। फिर नवाज शरीफ और इनके हवारियों ने ये रवायत डाली कि पर्चियों से देख के तकरीर करना। बेनज़ीर साहिबा भी अच्छी तकरीर कर सकती थी, उनको भी बोलने का फ़न आता था। लेकिन जहाँ मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ ने पर्ची वाली रवायत डाली वो तो कमाल ही हो गया। इस मुल्क के साथ इतनी खुश उसलूबी से अगर किसी ने गुजारा किया है या इस मुल्क को अच्छे से किसी ने समझा है तो वो ये दो मियाँ बरादरान हैं। ये इस मुल्क की ऐसी रग रग से वाकिफ़ हुए हैं कि शायद आज तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वाकिफ़ नहीं थे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कौम को वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और जो कौम आज तक लगी हुई है। और वो अब तो ट्रक भी सामने नहीं नज़र आ रहा। अब तो ये इशारे से ऐसे कह रहे हैं कि वहाँ आप समझ लें कि ट्रक है और वहाँ आप समझ लें कि उसके पीछे एक बत्ती भी है, आपने उसके पीछे लग जाना है। और यकीन करें कौम लग जाती है। इनके जो सपोर्टर हैं, इनके जो कारकन हैं, वो अनदेखे ट्रक की अनदेखी बत्ती के पीछे लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा हैरत की बात है। तो बात हो रही थी पर्ची वाली तकरीर सिस्टम पे, तो अल्लाह अल्लाह करके हमारी इनसे जान छूटी थी। फिर इमरान खान साहब आए और बहुत अरसे के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए जैसे कोई पाकिस्तान की ज़ुबान लौट आई हो। बीच में मुशर्रफ साहब का टाइम था, वो भी बहुत अच्छा बोलते थे और पाकिस्तान की बहुत अच्छी वकालत करते थे इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके बाद इमरान खान साहब आए और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इस मुल्क के लिए जैसी वकालत इमरान खान साहब ने की, कायद आज़म के बाद ऐसी वकालत किसी ने भी नहीं की। जहाँ जाते थे मीडिया उनसे जो भी सवाल करे बगैर किसी तैयारी के, वो रास्ते में जाते हुए उनको रोक के कोई पूछे, कोई भी सवाल पूछे, वो फौरन से ऐसे करके उसको जवाब देते। वो ऐसा जवाब होता था कि बाद में पूरा मीडिया सर पकड़ के बैठ जाता था कि इसका हम आगे से जवाब क्या दें। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें की कि जो आज भी अकवाले ज़रीम बनने के काबिल है। और फिर उसके बाद फिर ऐसा लीडर हमारी कौम से हजम नहीं हुआ। ऐसे लीडर को दाल चावल और घी की कीमतें मार गई। ऐसे लीडर को हम लोगों की नाकदरी मार गई। अब हम क्या करें? यही हो सकता है।
تو وہ سنہرا دور ہمارا واپس آ گیا کہ شہباز شریف صاحب اب پرچیوں سے دیکھ کے تقریر کرتے ہیں، ایون کہ ان کو پانی بھی چاہیے ہو، ان کو ایون کہ سلام دعا بھی کرنی ہو تو وہ جیب سے پرچی نکالتے ہیں۔ اب غلطی سے اگر وہ پرچی خدا حافظ والی نکل آئے تو اگلا بندہ فوراً سے پیٹ کرتا اور نکل جاتا ہے۔ اور ایسے بندے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کس کو سلام کرنا ہے، کس کے آگے جھکنا ہے، وہ جو بھی ان کی طرف غور سے دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو پتہ نہیں ان کی کیا سائیکالوجی ہے اس میں۔ یہیں پہ ایک اور بات کرنی ہے، جب یہ سعودیہ سرکاری دورے پہ گئے تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے سلمان شہباز جو کہ لندن سے آئے، اور میاں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز وہ بھی لندن سے آئے، وہ بھی اس پورے جو ان کی سرکاری میٹنگ تھی اس میں شامل ہوئے۔ کس حیثیت سے شامل ہوئے؟ پھر اب وہ ترکی گئے، ترکی میں بھی سلمان شہباز ان کے ساتھ نظر آئے۔ ان کے بیٹوں کا کیا کام سرکاری دوروں میں؟ جب عدالتیں بلاتی ہیں فٹاک سے ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بیٹے ہمارے اس ملک کے شہری نہیں ہیں، ان پہ ہمارا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ لوٹنے کے لیے یہ ملک، کھانے کے لیے یہ ملک، عیاشیاں کرنے کے لیے یہ ملک، پروٹوکول لینے کے لیے یہ ملک، اور جب آپ کو کسی چیز کا جواب دینا ہو تو آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی چول ہے کہ آپ سرکاری دوروں پہ اپنے بیٹوں کو تو ساتھ رکھیں، لیکن جب پاکستان کی ضرورت ہو تو آپ کے بیٹے اس ملک کے شہری نہیں بنیں گے۔ لیں جی، یہ ویلاگ یہیں پہ بند کرتے ہیں۔ ان بیکاریوں کی حکومت میں پھر سے ایک دفعہ بجلی چلی گئی ہے۔ اب دل تو کرتا ہے اسی بات پہ خوشی مناؤں، لیکن کیا کروں، میرے اندر ابھی غیرت سلامت ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔